जी बिल्कुल। और मुझे आज भी लगता है कि अगर कोई मुकाबला कोई विचारधारा कर सकती है इस देश में जी संघ की इस विभाजक राजनीति का, जी इस हिंदुत्व की राजनीति का, जी तो वो केवल और केवल डॉक्टर अंबेडकर और फूले पेरियार की जो विचारधारा है जी वही विचार है जो इनसे लड़ाई लड़ सकता है। उसके अलावा किसी में वो क्लैरिटी नहीं है। जी जी बाकी लोग दोस्तों, इस वक्त मैं गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में है, वहीं पे मैं हूँ। और यहाँ पे कमरा नंबर 204 में हमारे साथ भंवर मेघवंशी जी हैं। आप सब लोग इनको जानते हैं, राजस्थान से इनका ताल्लुक है। और ये जाति के नाम पे जो भेदभाव हो रहा है इसके खिलाफ ये लड़ रहे हैं और इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है। और राजस्थान में खासकर ये पीयूसीएल के साथ जुड़े हुए हैं, जो दलितों के ऊपर जो हमले होते हैं, अगर आप क्राइम रिकॉर्ड को देखें तो हर सेकंड के बाद इस देश में दलितों के ऊपर हमले होते हैं। उनको कोई मारता है, कोई उनके साथ अनटचेबिलिटी करता है, कोई उनकी बेटी और बहू के ऊपर उनके ऊपर हमला करता है, उनको गाड़ी और घोड़े पर चढ़ने से रोका जाता है। तो वो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हैं उसको भी लेके उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और कल ये जेएनयू में आए थे और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के डेथ एनिवर्सरी है 6 दिसंबर को, उन्होंने एक लेक्चर भी दिया। और वो दिन है 6 दिसंबर जिस दिन हिंदुत्व के लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा के इस देश में हिंदू और मुसलमानों का जहर घोला और सत्ता पे काबिज हुए, और लोगों की कितनी जाने गई वो हमें भी नहीं पता है। तो सर से आज मैं इंटरव्यू करूंगा, कुछ सवालात हैं मेरे पास, आपके सवाल हैं जो मैं यहाँ पे पूछूंगा। 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, उसमें दलित इश्यूज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सर की ये किताब है मैं कार सेवक था, ये किताब हिंदी में आई, कोरोना के दौर में आई, और ये किताब इतनी पॉपुलर हुई है कि ये किताब सब लोग पढ़ चुके हैं और लोगों को भी पढ़ना चाहिए। और इस किताब की खासियत यह है कि भंवर मेघवंशी जी ने अपनी जिंदगी के साथ जो भी अनुभव हुए उसको उसमें बयान किया है। और इनका अनुभव ये है कि ये राजस्थान के अंबेडकर समाज से आते थे और इनको बचपन के दौर में, स्कूल के दौर में आरएसएस के जाल में फंस गए, उनके शाखा में ये चले गए और बाद में बाबरी मस्जिद को तोड़ने तक के मुहिम में इनको जोड़ दिया गया। लेकिन बाद में ये हुआ कि इन्होंने पाया अपनी जिंदगी में कि जब ये अपने घर पे खाना बना रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो जुड़े हुए लोग जो हैं, जो कहते हैं कि हम जात पात नहीं मानते हैं, हम सारे भारतीयों को एक मानते हैं, तो इनके बनाए हुए खाने को जो आरएसएस के लोग थे उन्होंने इसको फेंक दिया। और तब उनको ये बात महसूस हुई कि हिंदू राष्ट्र जो है उसमें दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, वंचितों के लिए कोई जगह नहीं है, किसी के लिए भी कोई जगह नहीं है, और दलितों के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने थॉट्स ऑन पार्टीशन में बात कही थी कि हिंदू राज जो होगा वो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपकी किताब अभी तक नहीं पढ़े हुए होंगे। इस किताब का नाम है मैं कार सेवक था। इस किताब को आप जरूर पढ़िए, अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद हो चुका है। सर आपके जो अनुभव थे, अगर आप एक मुख्तसर तरीके से एक संक्षेप में कहें कि कब वो मूवमेंट था जब आपको लगा कि अब वर्षों का जो रिश्ता आपका आरएसएस से था अब वो नहीं रहेगा, अब आप अंबेडकर जी के रास्ते पे चलेंगे। शुक्रिया अभय कुमार जी। जब उन्होंने खाना फेंका, आपके घर आरएसएस के लोग आए हुए थे? जी जी। और मैंने उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करना शुरू किया जी। आरएसएस के लोगों से चर्चा किया जी। उनको चिट्ठियां लिखी जी। और मुझे लगा कि वो मुझे ही समझाने पे तुले हुए थे जी। कि ये बहुत छोटी बात है, जी। आप तो इन बातों को भूलिए और राष्ट्र निर्माण में लगिए। जी। तो वो एक क्षण था जब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि मैं इनके लिए अयोध्या में जाके मरने के लिए तैयार था बाबरी मस्जिद तोड़ने के वक्त में, और ये मेरे घर का अगर छुआ हुआ खाना भी नहीं खाते हैं, बना हुआ खाना भी नहीं खाते हैं, तो फिर मैं वो हिंदू राष्ट्र क्यों बना रहा हूँ और उसमें मेरी क्या जगह है। तो वहाँ से शुरू होता है ये पूरा सफ़र, ये एक तरीके से जो पूरा बदलाव है। और फिर
मैंने वो सारे काम किए जिन कामों जिनके करने से आरएसएस के लोग चिढ़ते हैं। तो वो शुरुआत में एक व्यक्तिगत मामला था कि मेरे साथ हुए भेदभाव को मैं कैसे वो करूं, लेकिन उस व्यक्तिगत चीज को बाद में हमने एक सामूहिक बदलाव की तरफ डाला। और वो ये समझ मेरी बनी बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने से। नहीं तो फिर मैं पहले तो ये सोचता था कि ये मेरे साथ एक भेदभाव हुआ है और इस भेदभाव के खिलाफ मुझे लड़ना है। लेकिन बाबा साहब को पढ़ने से ये समझ में आया कि ये भेदभाव केवल मेरे साथ हुआ ऐसा नहीं है, ये व्यवस्था ही ऐसी है हिंदू समाज की कि इसमें अनिवार्य रूप से आपके साथ भेदभाव होना है और इसके खिलाफ अगर लड़ना है तो जम करके लड़ना पड़ेगा। तो पहले तो मैं बदला लेने के लिए लड़ रहा था कि मेरे साथ हुआ और मुझे आरएसएस से बदला लेना है, लेकिन बाबा साहब को पढ़ करके मुझे समझ में आया कि बदला लेने से नहीं बल्कि बदलाव करने से काम बदलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत अनुभव आपके थे, जो व्यक्तिगत भेदभाव थे, उसको आपने व्यक्तिगत तक ही नहीं रखा बल्कि उसको एक बड़े पैमाने पे पूरे समाज के साथ जोड़ के देखा और आपने पाया कि जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, इसलिए अम्बेडकर जी के रास्ते पे चल के आरएसएस का मुकाबला करना होगा। जी बिल्कुल। और मुझे आज भी लगता है कि अगर कोई मुकाबला कोई विचारधारा कर सकती है इस देश में संघ की इस विभाजक राजनीति का, इस हिंदुत्व की राजनीति का, तो वो केवल और केवल डॉक्टर अंबेडकर और फूले पेरियार की जो विचारधारा है वही विचार है जो इनसे लड़ाई लड़ सकता है। उसके अलावा किसी में वो क्लैरिटी नहीं है। बाकी लोग ये कह सकते हैं कि हम लड़ रहे हैं इनके खिलाफ, लेकिन वो एक स्थान पे लड़ते दिखाई देते हैं, दूसरे स्थान पे वो अपनी जनेऊ दिखाते हैं, तीसरे स्थान पे वो तुलसी पूजन करते हैं और चौथे स्थान पे प्रगतिशील बनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो स्पष्टता है वो अम्बेडकराइट फूले पेरियारिस्ट मूवमेंट की है इस मामले में, और वही इस ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स है उसको कहीं परास्त कर सकते हैं। अच्छा, आरएसएस के जो लोग जो जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं या जो वामपंथी पार्टियां हैं ये ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, इसमें ऊंची जाति के लोग भरे हुए हैं, इनके अंदर में एक कहते हैं ना कि बहुत रईस लोग हैं, अंग्रेजी दां लोग हैं, ये जमीन पे नहीं आते हैं। जबकि आरएसएस का जो लोग है वो घर घर जाके काम करता है, वो बिल्कुल दलितों को अपने साथ जोड़ रहा है और राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है, वही लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं। आप अपने अनुभव से इस तरह के जो दावे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर आप धरातल पे जाके देखेंगे तो इस देश में धरातल पे किन लोगों ने काम किया। पहले मिशनरीज लोगों ने किया, वो तो अंग्रेजी दां लोग ही थे, वो अंग्रेजी बोलते थे। उसके बाद आप देखते हैं तो कई सारे समाजवादी और गांधीयन लोगों ने जाके काम किया और फिर आरएसएस के लोगों ने काम किया। तो ये जो दावा है ना कि केवल आरएसएस के लोग बड़े निस्वार्थ हैं और धरातल से जुड़े हुए ग्राउंडेड लोग हैं और वही हिंदी समझते हैं या हिंदी में बात करते हैं, बाकी सब कटे हुए हैं इस देश से, ऐसा नहीं है। ये भाषा का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है, और जाति का प्रश्न भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि लोग अगर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बड़े पैमाने पर लोगों ने जनता के बीच काम करना बंद कर दिया है और वो जनता के बीच काम करने का जो काम है वो शायद केवल सिविल सोसाइटी के लोगों ने अपने तक सीमित कर लिया है। तो बुद्धिजीवी कहीं सिमट गए, ऊपर के राजनेता कहीं सिमट गए और नीचे वही लोग काम करते रहे जो एनजीओ टाइप के काम कर रहे थे। तो उससे आपका तो आप ये मान रहे हैं कि जो वामपंथी है, जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो कहती हैं कि इक्वालिटी को लाने के लिए वही मतलब ज्यादा काम कर रहे हैं, उनके मुकाबले में आरएसएस ज्यादा जमीन पर काम कर रहा है, क्या है आपका कहने का ये मतलब है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरएसएस नीचे जमीन पे ज्यादा काम कर रहा है, उनकी संख्या ज्यादा है। अच्छा, आरएसएस की संख्या ज्यादा, क्योंकि उनका काडर बहुत विशाल है। तो नेचुरल है कि अगर किसी वामपंथी प्रगतिशील या सेक्युलर पार्टी के काडर ही नहीं होगा और वो दिल्ली में बहुत अच्छी बात भी कहेंगे, लेकिन फील्ड में अगर आदमी नहीं है तो वो कैसे दिखेंगे आपको? तो आपको नहीं, तो वो दिखेंगे वही लोग जो ज्यादा संख्या में है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ ज्यादा आपके साथ है तो आप सही हैं। लेकिन भीड़ उनके यहाँ की क्यों इतनी बढ़ रही है? और सेकुलर पार्टियां जो कहती हैं हम मास पॉलिटिक्स करते हैं, हम जनता के मसाइल को उठाते हैं, उनके यहाँ क्यों लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनसे? वो तो साफ तौर पे ये है कि एलिटिस्ट कुछ मेंटालिटी है उनकी। निश्चित रूप से जी। वो एक एक जो एलीट क्लास, मतलब और जिसको आपने कहा भी कि वो अपर कास्ट भी, एलीट भी, जो एक तबका आया जो केवल सिद्धांतों की बात कर रहा था। लेकिन आप केवल सैद्धांतिक बात करें और उसको व्यवहार में ना लाए तो विचार से काम नहीं चलता है ना, व्यवहार में भी तो चीजें लानी चाहिए। तो कहीं न कहीं आरएसएस के लोग, देखो उनकी बेचारी की तो गौण है, वो ज्यादा सोचने विचारने का ध्यान वो नहीं करते हैं, ठीक है ना, और उनके यहाँ कोई विचारक नहीं होता है, उनके यहाँ प्रचारक ज्यादा होता है। प्रचारक का बड़ा सम्मान है कि भाई आपको ऊपर से जो कह दिया नागपुर से, उसको नीचे से ले जाके प्रचार करते रहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि इधर विचारक बहुत ज्यादा है, ये इनका विचार नीचे तक जा नहीं रहा है, इनको कोई ले जा नहीं रहा है, ये खुद भी नहीं ले जा रहे हैं। आप कमरे में बैठ करके अगर बहुत अच्छा विचार भी रखेंगे और वो जनता तक कन्वे नहीं होगा तो उसको क्या कर लीजिएगा, उस विचार का कुछ आचार डालना है आपको, वो काम नहीं आएगा। इसलिए उधर विचार नहीं होते हुए भी, या विचार ऐसे जिसका कोई मतलब भी नहीं है और जो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले विचार हैं, वैसे विचार भी नीचे तक जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो पूरा एक काडर है। तो मास बेस्ड पार्टी होने का दावा करना और मास में आपकी कोई अपील नहीं होना और आपकी अपीयरेंस नहीं होना, ये जो चीज है इसको तो आपको देखना पड़ेगा ना, ये आत्मचिंतन करना चाहिए इन पार्टियों को। अच्छा, जब मैं कुछ अम्बेडकरवादी बहुत सारे एक्टिविस्ट से मिलता हूँ, उनका ये कहना है कि सेकुलर पार्टियों के साथ दलित समाज के लोग जुड़े, उनको उन्होंने वोट भी किया, उनके साथ भी रहे, लेकिन उन लोगों ने कभी उनको उचित प्रतिनिधित्व यानी उचित रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया और उनको एक वोट बैंक के तौर पे समझा। और जो लीडरशिप थी, जो डिसीजन मेकिंग में जो लोग थे, वो ऊंची जाति के लोग थे। तो ये नहीं लगता है कि हम सेकुलर एंड कॉम्युनल जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इसको हम टच नहीं करते हैं? पहली बात तो आज लड़ाई ये नहीं है जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई जिनसे है उनको भूल करके हम लड़ रहे हैं आपस में। पहला तो इसको एक ख्याल में लें। दूसरा ये है कि जो रिजर्वेशन है आपका, पॉलिटिकली रिजर्वेशन, जो पार्टियां रिजर्व है, सीटें रिजर्व है, वहां तो आपके लोग आ रहे थे, ऐसा थोड़ी कि नहीं आ रहे थे। लंबे समय तक जगजीवन राम भी रहे और सारी पार्टियों में लेकिन दलित मैं वही आ रहा हूँ। जगजीवन राम जी को याद कितना किया जाता है? देखिए, जगजीवन राम को याद नहीं करना, मैं सोचता हूँ कि दलित मूवमेंट ने जगजीवन राम जी के साथ जो किया वो कोई अच्छा काम नहीं किया। बाबा साहब और जगजीवन राम जी के बीच में मतभेद थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उस समय के बड़े लीडर्स थे और उनके बीच में मतभेद होना स्वाभाविक है। दो धाराओं के लोग थे, बाबा साहब एक अलग विचार के साथ आए थे, जगजीवन राम गांधी की पाठशाला से सीखे हुए लोग, तो और उनके बीच में जरूर कुछ चीजें रही होंगी। लेकिन बाबा साहब के बाद कांसीराम जी के उद्भव से पहले बीच के पूरे समय में भारत की राजनीति में कौन दलित नेता था जिसने आपकी आवाज को उठाया? वो एकमात्र जगजीवन राम थे। जगजीवन राम जी जिस भी मिनिस्ट्री में रहे, क्या उन्होंने उस मिनिस्ट्री में दलितों को नहीं लिया? क्या रोजगार नहीं दिया उन्होंने? क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया? दिया उस आदमी ने। लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास जब आकलन करता है, इतना क्रूर आकलन दलित आंदोलन को जगजीवन राम का नहीं करना चाहिए जो कि हमने किया। हमें पुनः सोचना चाहिए जगजीवन राम के बारे में कि उन्होंने निश्चित रूप से बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ रामविलास पासवान ने भी दिया, लेकिन हम एक सिरे से जब नकारना शुरू करते हैं और हमको लगता है कि नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, सब बकवास थे, कोई काम नहीं आया, सब चमचे थे, तलवे चाटते थे, सवर्णों के ये थे या सेकुलर पार्टियों के वो थे, ऐसे बात करने से काम नहीं चलेगा। सर, आपने दलित आंदोलन की तो बात की जगजीवन राम जी को लेकर। अम्बेडकर जी बार बार अपनी लेखनी में कहते थे कि हमें वंचितों के लिए, हमें दलितों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो या कास्ट बेस्ड माइनॉरिटीज हो, उनके लिए हमें इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन चाहिए और उनके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जहां भी दलितों को मौका मिलता है लीडरशिप में आगे आने के लिए, तब उनको पीछे कर दिया जाता है। अब मान लीजिए 77 के बाद भी जनता पार्टी की जो सरकार बनी, तो वहां पर भी तो जगजीवन राम जी शायद पीएम की रेस में थे,
तो वहां भी तो उनके साथ अन्याय हुआ। देखिए और अन्याय ये सब सेकुलर और समाजवादी पार्टी लोग ही किए होंगे। नहीं, जो समाज आपका है, जो हजारों साल से अन्याय की प्रैक्टिस कर रहा है, जी आप सोचते हैं कि वो कुछ ही साल में अन्याय भूल करके और न्याय करने लग जाएगा? जी तो वो तो अन्याय करने की उनकी आदत है, उनका कोई जुडिशियल कैरेक्टर कभी रहा नहीं है जी और संविधान को उन्होंने कभी दिल में उतारा नहीं है। जी तो वो तो बाबा साहब के साथ भी हुआ, जी वो जगजीवन राम के साथ भी हुआ, जी जी वो आज भी हो रहा, वो भविष्य में भी होगा। जी लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो जाते हैं जी रिजर्व सीटों से, जी वो वहां जाकर के क्या करते हैं ये सवाल नहीं है। उनको कौन रोकता है कि वो दलित एट्रोसिटी पे नहीं बात करें? उनको कौन रोकता है कि वो जो चीज संभाल रहे हैं उसमें दलितों को भागीदारी नहीं दें? लेकिन वो भी टिकट कटने के चक्कर में, पार्टी में नंबर कम ना हो जाए, आला कमान का ये नाराज नहीं हो जाए, तो अगर आप वहां जाके दही जमा लेंगे मुंह में, तो आप हमारे किस काम आते हैं? तो आप हमारे व्यक्ति हैं केवल, क्योंकि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हमसे मिलता जुलता है, लेकिन आप हमारे व्यक्ति तो नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति में दलितों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कोई बहुत फायदेमंद साबित नहीं हुआ अब तक का। उससे ज्यादा तो जो लोग ब्यूरोक्रेसी में गए या और चीजों में गए, उन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को स्थापित भी किया और आगे भी बढ़े, और ये चीजें भी हो रही। मुझे लगता है कि दोबारा देखने की जरूरत है पूरी दलित बहुजन राजनीति को। जो अब तक का रहा है उसमें मैं ये मान रहा हूं कि वास्तविक नेतृत्व अभी उभर करके हमारा आया ही नहीं। या तो हमारे जो बोलने वाले फायरब्रांड लोग हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं और वो खुद ही हाशिए पर खड़े हो जाते हैं। पहले तो ये था ना कि हमको हाशिए पर धकेला गया, अब हम वहां हैं जहां हम खुद हाशिए पर रहना चाहते हैं कि मैं आपके साथ नहीं बनूंगा, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, मैं आपके साथ अलायंस नहीं करूंगा। देखिए ये ऐसे काम चलेगा नहीं। आज का जो दलित है उसे सबका नेता बनने की कोशिश करनी चाहिए, न कि केवल दलितों का नेता बनने की। आप जब केवल दलितों का नेता बनेंगे और बाकी जो लोग हैं वो फिर आपका नेता क्यों नहीं बनेंगे? वो तो बनेंगे सबके नेता। तो आप बाकी सवालों पे कहां रहते हैं? आप केवल एट्रोसिटी के सवाल पे बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन के सवाल पे बोलते हैं, रिजर्वेशन के सवाल पे बोलते हैं। आप इजराइल और पैलेस्टाइन के सवाल पे बोलते हैं क्या? आप एनआरसी और सीए के सवाल पे बोलते हैं क्या? आप इस देश की इकोनॉमी पे बोलते हैं क्या? इस देश में और चीजें हो रही है उस पर बोलते हैं क्या? आपको सारी चीजों पे बोलना पड़ेगा। समग्र नेतृत्व जब तक दलित समाज नहीं उभारेगा तब तक आपके साथ ये राजनीतिक अन्याय बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा सर, हम सब लोग चाहते हैं कि इस देश में एक जो ब्राह्मणवादी जो कम्युनल सरकार है वो सत्ता से बाहर हो, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब तमाम वंचित लोग एक साथ आए और एक सेकुलर जो ताकतें हैं उसको मजबूत बनाई जाए। ये बात आप कल जेएनयू में भी कह रहे थे। तो आप अपने अनुभव से बहुत ही संक्षेप में बताइए कि जो एक जो दिलों के अंदर में अभी भी वो दिल जुड़ नहीं रहे हैं, एक दलित समाज से जुड़े हुए नेता लोगों के बीच में और सेकुलर पार्टियों के बीच में, इस जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, दोनों लोगों को क्या करना चाहिए? जो सेकुलर पार्टियां हैं या जो दलित लीडरशिप है, उन दोनों लोगों को कैसे करीब लाया जाए? सबसे बड़ी जिम्मेदारी है भाई जी इसके लिए ये जो जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं उनकी है कि वो अपना दिल बड़ा करें, उदार बनाएं अपने आप को, वो जगह बनाएं। जैसे कि इंडिया गठबंधन को आप लीजिए, इंडिया गठबंधन में आपको कहां कोई दलित दिख रहा है? कहां आपको आदिवासी दिख रहा है नेतृत्व में? या उनकी भी नहीं है सर। और कहां आपको माइनॉरिटी दिख रही है? कहां किसान दिख रहा है? अगर वो तबके आप उनके लिए जगह नहीं बनाते हैं, उनकी पार्टियों के लिए जगह नहीं बनाते हैं, तो फिर आप कैसे 2024 की जंग जीतेंगे? तो पहला काम तो ये है कि इंडिया गठबंधन को अपने दरवाजे मुस्लिम, दलित, आदिवासी और किसानों के लिए खोलने चाहिए और ज्यादा इंक्लूसिव इनको बनना होगा, इन सबको लाना होगा इस गठबंधन में। मेरा ये मानना है कि इस गठबंधन में बाकायदा बसपा को आना चाहिए, चंद्रशेखर को आना चाहिए, किसान आंदोलन के लोगों को आना चाहिए, और जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो असम वाली हो चाहे और वैसी जी कह रहे हैं कि हमको तो बुलाया ही नहीं जाता है। तो बुलाना चाहिए ना भाई, क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं बुला रहे हैं? आपको बुलाना पड़ेगा। अगर नहीं बुलाएंगे
तो ये जंग नहीं जीती जा सकती। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि जो दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और किसान, ये जो पार्टियां हैं, मैंने कल भी जो कहा कि ये जो वंचित अस्मिताओं के जो लोग हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, इनको भी बड़ी लड़ाई को देखते हुए अपने मतभेदों को फिलहाल दरकिनार करके सबके साथ जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो भी खो रहे हैं। देखिए बसपा किस जगह पे थी, आज कहां पे है, या बाकी की जो पार्टियां हैं वो क्या प्राप्त किए हैं। ओवैसी जी बहुत राजस्थान में हल्ला मचाए, लेकिन उनका वोट परसेंट आप देखेंगे तो कितना मिला उनको। तो ये भी अगर साथ नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो दोनों तरफ से लोगों को साथ आना है। ये बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई में छोटे छोटे मतभेदों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों को भुलाना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा, इंडिया अलायंस में मुझे लगता है जो पत्रकार और बहुत लोग मेरी बातों को शेयर भी करेंगे, उनको ये लग रहा है कि यार अभी दलित मुसलमान की क्यों बात कर रहे हो, हिंदू वोट पोलराइज हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल लो, 2-4 बाबाओं के दर्शन कर लो, उनका फोटो लगा लो, इलेक्शन जीत जाओ, फिर भंवर मेघवंशी जी हम कुछ कर देंगे दलित समाज के लिए, लेकिन अभी इसको मत लाइए, अभी अब बहुत नाजुक मामला है। इस तरह की जो मेंटालिटी है जो इंडिया अलायंस में, उसका क्या जवाब होगा सर? देखिए ये पूरे इंडिया अलायंस में ऐसी मेंटालिटी नहीं है, कुछ नॉर्थ इंडिया के नेताओं की मेंटालिटी है, लेकिन है तो थोड़ी, और वो तो है ही। कमलनाथ अगर बागेश्वर बाबा के पैर में गिरे पड़े हैं जी, तो निश्चित ही आपका सवाल होगा, या अखिलेश जी अगर हवन में ही लगे पड़े हैं, इलेक्शन में अगर जीत तो नहीं पाए, नहीं जीत बाबा पाए, भी नहीं जीता, बाबा कुछ नहीं जीता पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। तो ये अगर उनका है तो इस डर को उनको निकालना पड़ेगा। आप सॉफ्ट हिंदुत्व से कैसे काम चलाएंगे जब आपके सामने एकदम वो वाला जो गरम वाला हिंदुत्व है, जिन्होंने हिंदुत्व में पीएचडी कर रखी है, उसके सामने ये हिंदुत्व की पहली क्लास में बैठना चाहते हैं, कहां से जीतेंगे? आपको अपने कोर वोट की चिंता करनी पड़ेगी, और वो दलित, आदिवासी और मुसलमान है, उसको साथ लाए बगैर कोई गठबंधन, प्रोग्रेसिव और सेक्युलर गठबंधन सफल नहीं हो सकता है, ये मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, भंवर मेघवंशी साहब का जो तजर्बा है वो आरएसएस का था, बहुत दिनों तक स्कूल के जमाने में जुड़े हुए थे। मैंने कहा एक सवाल मैं उससे लूंगा, एक मेरे दोस्त हैं सर, वो एक सेकुलर पार्टी के माइनॉरिटी सेल में काम करते हैं, उसके लीडर हैं उत्तर प्रदेश में, और वो कह रहे थे एक प्राइवेट कन्वर्सेशन में कि आरएसएस और बीजेपी है, उसके पास एक ख्वाब है, एक सपना है, वो सपना कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, वो वोटर्स के पास जाते हैं तो एक कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनानी है, लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं उनका कहना है कि वो कंफ्यूज्ड हैं कि हमें क्या करना है, हमें अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलना है या हमें सॉफ्ट हिंदुत्व करना है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये तो हकीकत है भंवर मेघवंशी जी, कि जो आरएसएस की जो पैठ है वो वंचित समाज में बहुत तेजी से उसकी पैठ बनी है, उसके कैडर वहाँ से मिल रहे हैं, और कल के जेएनयू मीटिंग में भी आपने बात कही थी कि उनके बहुत सारे टेक्निक्स हैं लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, कुछ आपको फायदे देते हैं, अम्बेडकर जी का हिंदूकरण करते हैं। तो आरएसएस कैसे काम कर रहा है और दलित समाज को कैसे उस फरेब से बचना चाहिए, एक थोड़ा सा 2-4 मिनट इसके ऊपर भी रोशनी डाल दीजिए सर, क्योंकि बहुत लोगों को है लगता है कि नहीं आरएसएस तो ठीक ही है। नहीं, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आरएसएस के पास एक ख्वाब जो हिंदू राष्ट्र का है, और आज उसको सेक्युलर लोग बहुत मान रहे हैं कि उनके पास ख्वाब है। क्या ये ख्वाब 1925 में जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन नहीं था? बिल्कुल था, सदैव रहा ना उनका ख्वाब, सदैव ख्वाब तो रहा उनका। बावजूद इसके वो अब जाके क्यों सफल हुए? क्योंकि उस ख्वाब के लिए उन्होंने इतने साल काम किया। ख्वाब आपके पास भी है, हो सकता है कि कलेक्टिव में ख्वाब नजर ना आए, लेकिन आप किसी भी अम्बेडकरवादी ऑर्गेनाइजेशन में या पार्टी में बात करेंगे तो प्रबुद्ध भारत का ख्वाब है ना उनका। समाजवादियों से बात करेंगे तो वो समाजवादी भारत का ख्वाब है ना उनका। तो ख्वाब तो सबका है। अब बात यह है कि आपकी आंखों ने वो ख्वाब देखना अगर छोड़ दिया और आपके जिस्म ने, रूह ने, बाकी चीजों ने उस ख्वाब को एक तरीके से उसकी ताबीर करने में आप उसमें अगर सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो ये आपकी फेलियर है, ये आरएसएस की सफलता मैं इसको नहीं मानता। लेकिन
देखिए आरएसएस के लोग मतलब निरंतर मतलब आरएसएस के को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है, अगर मैं कहूं या क्या कहूं, आरएसएस इतनी आसानी से घुसपैठ कैसे कर ले रहा है और कैसे बचे इस फरेब से? देखिए सीधी सी बात है कि फील्ड में कोई है ही नहीं उनके अलावा। अच्छा, कोई भी नहीं है, वही है जी। तो जब वो है तो जो आपके पास आएगा आप उसको पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन अंत में पार्टी जा ही नहीं रही, नहीं जा रही है जी। आपको नजर नहीं आती। वो चुनाव के अलावा कब जाते हैं? अच्छा, वो लोग जो रात दिन काम कर रहे हैं पिछले 95-98 साल से, जी। वो हर समय इलेक्शन मोड में रहते हैं। जी। आप इलेक्शन में भी इलेक्शन मोड में आते हैं 2 महीने पहले, जी। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको निरंतर समाज के बीच काम करना पड़ेगा जी। और उनके तरीके जो उन्होंने पूरा कल्चरल तरीकों को अपनाया है, जी। आपको उन सारे मोर्चों पर काम करना पड़ेगा। हम केवल एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त में। जी। राजनीतिक लड़ाई लड़ने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। ये लड़ाई सांस्कृतिक मोर्चे पे, बौद्धिक मोर्चे पे, सामाजिक मोर्चे पे, आर्थिक मोर्चे पे, सारे मोर्चों पे लड़ी जानी है और वो उन तमाम मोर्चों पे खड़े हैं आपके सामने। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने आप को पुनः देखने की जरूरत है, आत्मावलोकन करने की जरूरत है और नए तरीकों से फिर से लोगों के बीच जाना है। ख्वाब तो भारत का संविधान है, उसको लागू करना है, वो कोई कम बात है क्या? और उसके लिए जितनी खाई अब बड़ी है वो 1947 में से ज्यादा बड़ी खाई आज आ गई है। तो आज ज्यादा आपके लिए जगह है, संभावना है कि आप उस ख्वाब के साथ, आपने जो आपका जो आइडिया ऑफ इंडिया है, आप जो भारत बनाना चाहते हैं, वो वास्तविक भारत बनाने का ख्वाब लेके आप जा सकते हैं। हिंदू राष्ट्र का ख्वाब आज भी कितने प्रतिशत लोगों का ख्वाब है? मुझे लगता है कि जितने % लोगों का ख्वाब हिंदू राष्ट्र है, उससे ज्यादा लोगों का ख्वाब जो है वो सेकुलर राष्ट्र है। लेकिन हम उनको इकट्ठा करें और अगर हम एक हो पाए तो निश्चित रूप से आरएसएस कितना ही अजय अभेद नजर आ रहा है, वो परास्त हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास अगर आरएसएस के कोई कैडर और कोई प्रचारक आ जाए, मान लीजिए मैं ही आरएसएस का प्रचारक बन जाता हूँ कुछ लम्हों के लिए आपके सामने, और आके आपसे मैं सवाल करूं कि अरे भंवर साहब, क्यों आप हमसे नाराज हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, हम दलित समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, दलित समाज जो है वो हिंदू समाज का हिस्सा है, दलितों को हम पूरी तरह से अधिकार देंगे, मुसलमान लोग हमारे समाज के ऊपर हमला कर रहे हैं, अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए सब कुछ किया और राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप लोग जाति की बात करके जाति को तोड़ना चाह रहे हैं, हमारा असल मुकाबला मुसलमानों से है जो इस देश के सच्चे देश भक्त नहीं है। तो इस तरह के सवाल जब आते हैं आपके सामने, तो कैसे आप इसका जवाब देंगे इसका? देखिए, इसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो हर दिन फील्ड में वो लोग मिलते हैं जी, ठीक है ना जी। क्योंकि मैं कुछ कमरे में बैठ के काम नहीं करता जी। मैं तो घूमते रहता हूँ, गाँवों में घूमता हूँ, उन इलाकों में घूमता हूँ और उसी इलाके में हूँ जहाँ से मैंने ये संघर्ष शुरू किया है। तो ये बातें सार्वजनिक रूप से हमारे सामने आती है, वो लोग मिलते हैं, बातचीत में वो यही सारे जो सब बात आप कह रहे हैं ऐसी बातें करते रहते हैं। लेकिन देखिए, ये जो लिप सर्विस है, ये जबानी जमा खर्च से काम हम चलाने वाले नहीं है और हम केवल इससे ठहर जाने वाले नहीं है। हमारे पास इससे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां उनका काडर ये सब करने में, हमारे लोगों पर एट्रोसिटी करने में, एट्रोसिटी करने वाले एक्यूज्ड के पक्ष में, हमारे बहन बेटियों की बेइज्जती करने में, घर जलाने में, जमीनें छीनने में, सब में वो लगे हुए हैं। तो हमारे पास तो जीवंत उदाहरण है जहां हम उनसे सीधे ये कहते हैं कि भाई ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन फला जगह पे जो एट्रोसिटी हुई उधर कहां थे आप? आरएसएस उधर कब कहां था? तो आपके पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें। आज बाबा साहब का बहुत गुणगान कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब जब थे तब आप बाबा साहब के साथ थे क्या? बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके पक्ष में है क्या आप? तो आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। उनकी मीठी मीठी बातें में, चाशनी में आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। बात यह है कि आपकी तैयारी भी है कि नहीं है। अगर आप तैयार नहीं है तो फिर वो आपको किसी न किसी रूप में कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और हमारे कुछ लोग उनसे कन्विंस भी हो जाते हैं। उनको लगता है बहुत अच्छे भाई साहब लोग हैं, ये तो बहुत अच्छा राष्ट्र बनाने की कोशिश। लेकिन आरएसएस कहेगा कि जितनी मूर्तियां बाबा साहब की हमने बना दी, जितना वीडियो और कैसेट और उनके लिए गाने बना दिए, जितना धूमधाम से हमने बड़े बड़े भवन बना दिए, पहले की सरकारों ने तो नहीं किया था। हम ही तो बाबा साहब के सबसे बड़े मतलब उनके मानने वाले हैं। मुसलमान और सेकुलर और कम्युनिस्ट क्या बाबा साहब के लिए करेंगे? मुश्किल यही है कि बाबा साहब की जो मूर्तियां बनाई उन्होंने, बाबा साहब का जो देवीकरण किया उन्होंने,
हमें मूर्तियों वाले अंबेडकर से क्या मिल रहा है? तो देवीकरण से दिक्कत क्या? वो तो भगवान थे हम लोग। ना ना जी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को भगवान बनाना सबसे बड़ी साजिश है जी। और उसको हम अगर नहीं कंडेम करेंगे, उसको चैलेंज नहीं करेंगे, तो अंत में बाबा साहब के मंदिर बनेंगे और घंटा बजाने के लिए वही पंडित जी बैठेंगे और आप प्रसाद चढ़ाएंगे उधर जा करके, और बाबा साहब 12वें अवतार होंगे विष्णु के, और खत्म हो जाएगी ये पूरा संघर्ष। और इस तरह कॉप्ट करने में वो माहिर है, उन्होंने बुद्ध को कर लिया, वो बाबा साहब को भी कर लेंगे। हमें इसी से बचने की जरूरत है। देखिए, आपने बहुत अच्छे स्मारक बना दिए, मूर्तियां बना दी, सब कर दिया, वो चाहते भी यही है। देखिए, उनको कष्ट किससे हैं? कष्ट किताबों वाले अंबेडकर से हैं, विचारों वाले अंबेडकर से हैं। उनको जड़वत मूर्ति वाले अंबेडकर से कोई कष्ट नहीं है। उसका दुग्धाभिषेक करेंगे, वो उसको गंगा जल से धोएंगे, वहां मूर्ति लगाएंगे, वहां पूजा पाठ करेंगे, अंबेडकर चालीसा पढ़ेंगे। वही तो नहीं होने देना ना, उसी के खिलाफ तो खड़े होना है। लेकिन भंवर जी, आरएसएस के लोग ये भी कह सकते हैं कि आप लोग दलित और पिछड़ों की यूनिटी की बात करते हैं, आप लोग दलित और मुसलमानों की यूनिटी की बात करते हैं, हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए क्यों नहीं आप काम करते हैं? हिंदू यूनाइट हो जाएगा, जात पात अब तो मनुस्मृति भी नहीं है, अब तो जाति भी सब खत्म हो चुकी है। जाति की बात आप लोग करके जाति फैलाते हैं, जाति की तो अब कोई बात नहीं करना चाहता है। इस देश में पिछड़ा भी प्रधानमंत्री हो गया है, सेकुलर पार्टियों ने तो कभी पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं दिया था। ये बातें अपील करती हैं। बात यह है कि अगर जाति खत्म हो ही चुकी है, जो कि हुई नहीं, लेकिन अगर उनका ये दावा है तो वो सारे शंकराचार्यों को और मोहन भागवत को और प्रधानमंत्री को और बिठा करके राम मंदिर बनने की शुरुआत होने से पहले घोषणा कर दे, आज के बाद कोई जाति नहीं इस देश में, हम नहीं मानते। आरएसएस के सारे कार्यकर्ता जो हैं वो अंतरजातीय विवाह करेंगे और हम जाति से जाति का कुछ भी नहीं करेंगे। करके दिखाए ना, खत्म हो गई कहने से क्या धीरे धीरे हो रहा है सर। धीरे धीरे कब तक भाई? हजारों साल और लग जाएंगे क्या? धीरे धीरे नहीं। संविधान में तो लिखा ना कि अस्पृश्यता का अंत या समता की जो बात है, हम धीरे धीरे में यकीन नहीं करेंगे। धीरे धीरे तो सभी कह रहे हैं ना, सब कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब हो जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे का काम नहीं है, इसको तुरंत करो ना। अब क्या आप में दिक्कत है? प्रचंड बहुमत की सरकार है, आपने नया संसद भवन बना दिया है, आपने राम मंदिर बना दिया है, आप चाहे जो कर रहे हैं इस देश में, आपने 370 एक झटके में हटा दिया है, तो ये जाति क्यों नहीं हटा रहे हैं भाई आप एक झटके में? किसको की? वो कह रहे कि जिस जगह कहाँ हट चुकी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जाति की कोई जगह नहीं है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू नहीं है ना, वो तो पहले से ही था। वो आपका क्या है इसमें? आरएसएस बीजेपी का क्या है उसमें योगदान है? उन्होंने बनाया संविधान, लागू किया, वो तो विरोध कर रहे थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। अब भी उनको मौका मिलेगा तो वो ये देखिए किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानी, राम बहादुर राय, या एबीवीपी के बड़े वो नेता रहे, उन्होंने सब सब चीजें लिखी उन्होंने कि कैसे ये संविधान चुराया हुआ, इधर उधर से लाया हुआ। संविधान का उनके मन में रत्ती भर भी कोई लेन देना नहीं है, आप भूल जाइए। वो केवल संविधान को चूमते हैं और वो दिखाते हैं। ये जो इसी प्रतीकवाद के खिलाफ तो हमें लड़ना है। तो मुझे नहीं लगता है कि देखिए जाति खत्म हो गई है, और हिंदू समाज को आप एक करने की कोशिश करते रहे ना, कौन रोकता है? मुसलमान अपने को एक करते रहे, कौन रोकता है उनको? ये आपका काम है, आप करें, लेकिन उस हिंदू समाज में हमारी जगह कहाँ होगी वो सवाल हम नहीं करेंगे क्या? नौकरी तो मिल रही है दलित लोगों को, किधर किधर मिल रही है? कहीं हर जगह मिल रही है, एमएलए एमपी लोग बन रहे हैं। वो सब देखिए, वो सब इनका किया धरा कुछ भी नहीं है ना, वो तो पहले भी बन रहे थे। अच्छा, 75 सालों में पहले एमएलए एमपी नहीं बन रहे थे। लेकिन सर एक चीज, सर्वाधिक नौकरियां तो पहले मिली है। अब कहाँ? आरएसएस के लोगों को एक बात से आपसे बहुत होता है दर्द कि आप मुसलमानों की हितैषी की बात करते हैं, हिंदू समाज को जोड़ने की बात नहीं करते, ब्राह्मण लोगों के खिलाफ आप बोलते हैं आप अपने लेक्चर में। देखिए, बात यह है कि केवल हिंदू की बात नहीं है, हम तो संविधान में जिस नागरिक की परिभाषा है जी, भारत के नागरिक की जी, उस सिटीजन के पक्ष में बात कर रहे हैं जी। हम केवल हिंदू, दलित, आदिवासी, मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं जी। जाति, वंश, लिंग, भाषा, सारे भेदों से ऊपर उठ करके जिस भारतीय नागरिक की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही जी, हम उस भारतीय नागरिक के पक्ष में बात कर रहे हैं जी। और वो बात जो है वो इनकी इन छोटी छोटी बातों से कई बड़ी बात है जी। तो मुसलमान को केवल मुसलमान होने के लिए नहीं, बल्कि इस देश का नागरिक होने के नाते
और जो कि हमारा बराबर का नागरिक है, उसके नागरिक अधिकारों पर कोई भी कमी आएगी, कोई भी कटौती होगी, कोई भी प्रहार करेगा, हम उसके पक्ष में खड़े होंगे। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, ये भारत राष्ट्र के जो नागरिक है उसके नागरिक अधिकारों का सवाल है। तो उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? अच्छा, ये मैंने बहुत सारे आरएसएस के जो वक्ता हैं उनकी किताबें भी कुछ पढ़ी हैं, कुछ उनके लेक्चर्स भी जेएनयू में सुने हैं। एक साहब जेएनयू में आए थे कुछ साल पहले और वो कह रहे थे कि दलित लोग वो लोग हैं जो मुसलमानों के अत्याचार से भाग के जंगल में चले गए हैं और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए समाज से कट गए हैं, तो इसलिए दलितों की जो समस्या है उसके लिए मुसलमान और इस्लाम जिम्मेदार है, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मनुस्मृति से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, वो कल को ये भी कह सकते हैं कि केवल कांग्रेस ही जिम्मेदार है उसके लिए, बस कांग्रेस के ही अत्याचारों से दलित बने हैं। वो तो कहते हैं कि नेहरू जी ने भी जो है वो अम्बेडकर जी को, या कांग्रेस ने भी अम्बेडकर जी को वो सम्मान नहीं दिया। हाँ, वो ठीक है कहते होंगे, लेकिन ये पूरा जो बंदूक की नली है वो दलितों के कंधे पे रख के मुसलमान को टारगेट करने का एक साजिश है कि यहाँ देश में जो छुआछूत आई, मैनुअल स्क्वेंजिंग आई या पर्दा प्रथा आई, ये सब कुछ इस्लाम के यहाँ या मुगलों के यहाँ आने के बाद की देन है। और ऐसी किताबें भी लिखी गई, विजय सोनकर शास्त्री ने बड़े बड़े 3 ग्रंथ भी लिखे, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे, वैदिक काल का इतिहास भी पढ़ेंगे, दार्शनिक काल को भी पढ़ेंगे, भक्ति काल को भी देखेंगे, तो उन सारे समय में दलितों की उपस्थिति आपको दिखती है, अछूतों की उपस्थिति दिखती है आपको। कौन थे जो दास थे, दस्यु थे, जिनको आपने यक्ष कहा, राक्षस कहा, किन्नर कहा, अछूत कहा, ये कौन लोग थे? आप जब आप यज्ञोपवीत कर रहे थे, जब आप वर्ण व्यवस्था बना रहे थे, तब तो कोई नहीं था, न मुगल था, न अंग्रेज था, न कांग्रेस था। तब फिर वहां आपने कैसे 3 वर्णों को अधिकार संपन्न बनाया और चौथे वर्ण को आपने अधिकार विहीन बनाया और केवल उसके लिए सेवा निर्धारित करी? तो ये कहना, देखिए, ये बहुत बचकानी बात है। केवल मनुस्मृति क्यों, आपत स्तंभ से लगा करके याज्ञवल्क्य के स्मृति और तमाम जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें जो संहिताएं लिखी गई है, उनमें जो चीजें आई है, वो सब आप पढ़ेंगे तो ये तो सब मुगलों के आने के पहले की बातें हैं ना, तो क्यों नहीं आप उसको स्वीकार करेंगे? लेकिन देखिए, अभी ये दौर ऐसा है जहां केवल मुसलमानों को चित्रित ऐसा खलनायक के रूप में किया जा रहा है, तो हर इस देश की समस्या का जो जड़ है, आपके घर में अगर पानी भी नहीं आ रहा नल में, तो वो कहेंगे कि मुसलमान की आबादी इतनी ज्यादा है कि सारा पानी उधर चला गया है। तो आप उसको टारगेट करते रहिए, लेकिन ये अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और, आप बार बार कहते हैं कि आरएसएस को चिढ़ है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से, और कल आप जेएनयू में भी ये बात कह रहे थे कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बगैर छुए हुए, बगैर उसको फिजिकली डैमेज किए हुए, उसका जो रूह है, उसकी जो आत्मा है, उसको मार देना चाहते हैं। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या हमला है आरएसएस की तरफ से? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक किताब नहीं है ना जी, वो जो एक दस्तावेज है जी, वो जमीन पे उतरता है उन इदारों के जरिए, उन मूल्यों के जरिए जो संविधान में वर्णित है जी। आप जब संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर देते हैं, संविधान ने एक चेक एंड बैलेंस बनाया कि जुडिशरी होगी, कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन होगा, आप सबको बर्बाद कर दिए जा रहे हैं। सब जब खत्म हो जाएगा, बोलने की आजादी नहीं बचेगी, कोई आपके खिलाफ बोलेगा उसके घर ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, यूएपीए लग जाएगा। सब चीजें जब ऐसे होगी तो आप कहेंगे कि नहीं, हम तो संविधान दिवस मना रहे हैं। तो संविधान की बात करने से थोड़ी काम चलता है, संविधान को आदत में उतारना पड़ता है, संविधान को धरती पे उतारना पड़ता है। तो वो क्या कर रहे हैं कि देखिए, संविधान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उसी समय वो संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आप सारे पिलर्स बर्बाद कर देंगे तो ये धराशायी हो जाएगा। अच्छा, एक संविधान से जुड़ा हुआ उनके जो एतराजात हैं उसमें से एक बहुत ही अहम है, वो कहते हैं कि इसमें मनु जी को ज्यादा जगह नहीं दी गई और इसमें भारतीयता नहीं है। तो इसके ऊपर क्या आपका व्यू है? मनु जी बहुत बड़े लॉ गिवर थे और बंच ऑफ थॉट्स में लिखे भी हुए हैं गोलवलकर जी कि मनु को पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन भारत में ही सेकुलरिस्टों ने और इन लोगों के अम्बेडकरवादियों ने और कम्युनिस्टों ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। कौन रिकॉग्नाइज करता है मनु को पूरी दुनिया में? ये गलतफहमी में है। एक तो खुद को जगत गुरु मानते हैं जी,
और जगत गुरु में कोई भी पड़ोस का देश भी इनको गुरु नहीं मानता है। जी, और वैसा ही ये कहते हैं कि मनु पूरे विश्व में मान्य है। जी, तो इनका विश्व किधर है? एक मतलब आप सारी कंट्रोवर्सी समझिए इनकी। जी, राष्ट्रीय बनाते हैं, अपना नाम के आगे राष्ट्रीय लिखते हैं, जी, उसमें राष्ट्र की बाकी तमाम जातियां नहीं आती हैं। जी, अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, विश्व में इनको कोई नहीं मानता है। जी, और मनु जैसे व्यक्ति को अगर भारत के संविधान में जगह मिलती जी, तो फिर संविधान की जरूरत क्या थी? मनुस्मृति तो पहले से लागू थी ना। जी, तो मनु जैसे वाहियात आदमी को, जी, जिसमें न्याय नाम की कोई चीज नहीं है, जी, ऐसे क्रूर व्यक्ति का अगर स्थान भारत के संविधान में होता जी, तो फिर ये भारत का नया संविधान नहीं होता। और आज जो हम देख रहे हैं भारत, वो वैसा भारत नहीं होता। तो मुझे लगता है कि संविधान निर्माताओं ने जी, मनु को दरकिनार किया, वो बहुत अच्छी बात थी। जी, और भारतीयता नहीं है जी, तो आप भारतीयता के झंडा बरदारों को सोचना चाहिए जी, कि आपके यहाँ समता, शुद्धता, बंधुता और न्याय का मूल्य क्यों नहीं था। जी, वो नहीं था, जी, इसलिए बोरो करना पड़ा कहीं और से। जी, तो उसमें क्या दिक्कत है? सार्वभौमिक मूल्य होते हैं, जी, बराबरी का मूल्य तो पूरी दुनिया का मूल्य है ना। जी। प्रॉब्लम क्या है उससे? दोस्तों, बस 2 छोटे से सवाल लूंगा, उसके बाद हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। सर, ये सवाल लेना जरूरी था। सर, पीयूसीएल जो है एक ह्यूमन राइट्स संगठन है, सिविल राइट्स के लिए काम करता है पूरे देश में। और सर, राजस्थान में पीयूसीएल से जुड़े हुए हैं, उसका कार्यभार देखते हैं, और वहां पे दलितों के ऊपर हर रोज हमले होते हैं। और सर का ये मानना है कि दलितों के ऊपर हमले करने वाले जो लोग हैं, उनके संबंध जो हैं वही हिंदुत्ववादी, ब्राह्मणवादी और जो आरएसएस, बीजेपी से जो जुड़े हुए, प्रत्यक्ष तौर से जुड़े हुए हो या छुपे तरह से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों का है। सर, क्या वहां पे हमले हो रहे हैं दलितों के ऊपर? क्या क्या सीरियस चीजें हैं? कुछ अगर संक्षेप में बताना चाहे, दिल्ली के लोगों को जानना क्या चाहिए, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, राजस्थान में आप देखेंगे तो अनटचेबिलिटी को लेके वो प्रैक्टिसेस हैं जो भारत में अब आपको कहीं नजर नहीं आएगी। जी, जी, यानी कि मंगलवार के दिन दलितों के मुंह चेहरा नहीं देखना, जी, उनको नहीं छूना, जी, उनकी छाया भी पड़ जाए तो दिक्कत हो जाए, जी, मटका छू ले तो स्टूडेंट की हत्या हो जाए, मूछ रख ले तो आपको मार डाला जाए, आप घोड़ी पे बैठ जाएं तो आपके घर में आग लगा दी जाए, आप सार्वजनिक कुएं से पानी भर लें तो आपको गोली मार दी जाए, जी, आप अच्छा नाम रख लें जी, तो आपकी पिटाई हो। जी, तो वो सारी चीजें जो कि एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जी, वो सारे अधिकारों का हनन जी, आज भी वहां पे जारी है। और चूंकि पीयूसीएल जो है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, वो एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। जी, तो सर्वाधिक अगर ह्यूमन राइट वॉयलेट हो रहे हैं दलितों के, जी, तो उस वॉयलेशन के खिलाफ बोलना हमारा एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी काम है। और एज ए अम्बेडकराइट मेरा वो मूल काम वैसे भी पहले से भी रहा है। तो हम इन मुद्दों को वहाँ निरंतर तो उठाते उसमें रहे। उसमें हमला करने वाले में आपका एक कहना है कि उसमें ज्यादातर ब्राह्मणवादी और आरएसएस मानसिकता के लोग जुड़े हुए हैं उसमें? वो तो आप एफआईआर पढ़ के देख सकते हैं, जी, जिनमें कई जगहों पे वो सीधे तौर पे नामजद है एज ए एक्यूज्ड, जी। और जहाँ एक्यूज्ड नामजद नहीं है वहाँ वो एक्यूज्ड के पक्ष में बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं भगवा झंडा लेकर। तो इसका मतलब है कि जो दलित प्रेम उनका है वो दिखावा है उनका। निश्चित रूप से जी, उसी से साबित होता है जी, कि ये केवल दिखाने के दांत हैं जी, दलितों के लिए। जी, बाकी वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी, मैं वही कह रहा हूं कि विचार में वो बहुत अच्छे हैं, जी। लेकिन व्यवहार में वो बहुत बुरे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि भंवर जी ये बात कह रहे हैं कि जो दलित समाज है उसके प्रति ये घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आरएसएस, बीजेपी के लोग उनकी बस्तियों में जा रहे हैं, लेकिन वही लोग छुआछूत और उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। जाते जाते 2 शब्द कह दीजिए। 2024 का इलेक्शन आ रहा है और जो लोग भी अम्बेडकरवादी विचारधारा में यकीन करते हैं, जो लोग समाज में समता लाना चाहते हैं, बंधुत्व लाना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है इस नाजुक घड़ी में? वो क्या सोचे, क्या करें, किनका समर्थन करें और किन किन बातों का ध्यान रखें? दोस्तों, जय भीम। मुझे लगता है कि 2024 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये 2024 में वर्तमान सत्ता फिर से आती है तो ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप सब लोग, क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग हैं और आप ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र के अलावा कोई तंत्र, कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें हमारे लोगों के लिए कोई जगह हो, तो वो बहुत ज़रूरी है कि ये व्यवस्था बची रहे,
ये तंत्र बचा रहे और ये संविधान बचा रहे। इसके लिए हमारी जो भी मतभेद हैं, सारे मतभेदों को फिलहाल भुलाए, एक साथ आइए। सारे जो सेक्युलर, प्रोग्रेसिव और तमाम तरह के अम्बेडकराइट, बुद्धिस्ट और जो लोग हैं, आप सब लोग इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर के इस जंग को लड़ें, ताकि 2024 में ऐसी सत्ता नहीं आए जो संविधान को बर्बाद करती हो। धन्यवाद। आपने हमसे बात की सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।